और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रदूषण को लेकर के। दिल्ली में दिल्ली वासियों का दम घुटता है। प्रदूषण को लेकर के जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक पहुंची हुई है और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण का स्तर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर इस वक्त प्रदूषण। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ये तमाम जगह जहां पर जो आबो हवा है वो बेहद दूषित नजर आ रही है, जहरीली। यहाँ पर देखिए जो स्मॉग की चादर है वो लिपटी हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, इन तमाम जगहों पर स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में यहाँ पर देखिए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है और सख्ती से इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल कहा गया है। हरियाणा के 10 जिलों में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस होगी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम को भी यहां पर देखिए किस तरीके से तवज्जो दी जा रही है। प्रदूषण के कारण जेएनयू ने फिजिकल क्लास भी बंद कर दिए हैं। तो देखिए प्रदूषण भीषण, टेंशन ही टेंशन, क्योंकि देश की राजधानी समेत एनसीआर गैस चैम्बर बन गई है। कई जगहों पर एक्यूआई लेवल 500 के पार पहुंच गया है, यानी हवा में जहर कुछ इस तरह घुल चुका है कि सांस लेना बीमारी को दावत देने जैसा है। सरकार और प्रशासन को नए नए नियमों के जरिए ऐसे प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं जिससे लोगों को जिंदा रखा जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी और इस बढ़ती सर्दी के बीच चारों तरफ धुंध का प्रकोप। लेकिन ये सर्दी का कोहराम नहीं बल्कि वो जहर है जिसे दिल्ली एनसीआर के लोग पीने को मजबूर हैं। खुले में सांस लेने का मतलब बीमारी को दावत देना है, वो इसलिए क्योंकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नतीजतन दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और सरकार ने बोला है कि मास्क वास्क लगा के घूमो, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। दिल्ली सरकार को और इवन जो पहले चलाया था उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। बहुत दिक्कतें आ रही है, बच्चों के स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं और लोग बाग सुबह वॉकिंग करते थे तो वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे। अब यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर की जनता स्वच्छ हवा में सांस के लिए तरस रही है और दिल्ली की हवा स्वच्छ न होने तक ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के कोने कोने में आबो हवा की यही हालत है। इस बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। सुबह को कुछ दिखाई नहीं देता, शाम को दिन छिपने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, बेहद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे गले सर्प के खराब हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं जी जब तक ये ख़त्म नहीं होगा पोल्यूशन तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। अब इसका इलाज तो सरकार ही कर सकती है, सरकार के पास सारे साधन हैं, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। अब दिल्ली एनसीआर में जो एक्यूआई लेवल है वो बताने के लिए काफी है कि हर सांस के साथ दिल्ली हाफ रखी है। दिल्ली की बात करें तो आज सुबह पूसा, शादीपुर, मुंडका, नॉर्थ कैंपस, वजीरपुर, अशोक विहार, रोहिणी, आनंद विहार में एक्यूआई 500 दर्ज किया गया है। वहीं पंजाबी बाग में 498, आर के पुरम में 496, लोधी रोड पर 493, नई दिल्ली में 490, द्वारका में 480 दर्ज किया गया। वहीं एनसीआर की बात करें तो नोएडा में 499, गाजियाबाद में 500 और गुरुग्राम में 435 एक्यूआई दर्ज किया गया। इस बार दिल्ली एनसीआर में दीपावली से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी थी और अब शुरुआत इसकी टोपी उसके सर की राजनीति की भी हो गई। लेकिन सच्चाई इन तस्वीरों में है और दिल्ली वाले दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। पॉल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है।
दुर्भाग्य ये है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। तब ये चिंता की बात है। दिल्ली की हवा कैसे साफ होगी, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं। हाँ, राजनीतिक दोषारोपण का खेल हर साल का एजेंडा जरूर बन चुका है, ये जानते हुए कि प्रदूषण का मुद्दा लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस पर महज चिट्ठी खत, मजाक तंज से कुछ नहीं होगा, जरूरत ठोस समाधान निकालने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसका असर ये हुआ कि राज्य में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, इंटरनेट जो सेवाएं उसको बंद कर दिया गया है। और सरकार इस घटना को लेकर, इन हालातों को लेकर के काफी परेशान दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी। मणिपुर में बढ़ी हिंसा की आग। इंसानियत जलकर हुई खाक। स्कूल कॉलेज हुए बंद। हिंसा का तांडव होगा खत्म। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग के कारण हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य में 9 में से 7 जिलों में इसका असर है। 19 नवंबर को शुरू हुई हिंसा की आग आज तक जारी है। हालात को काबू में करने के लिए मणिपुर सरकार ने 7 जिलों इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व विष्णुपुर, काक्चिंग, कांगपोकपी, थौबल और जुराचांदपुर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर लगा बैन कल तक बढ़ा दिया है। इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व जिलों में 17 नवंबर को लगाया गया कर्फ्यू भी अगले आदेश तक का बढ़ा दिया। साथ ही साथ सभी 7 जिलों में स्कूल, कॉलेज और दूसरी संस्थाएं 20 नवंबर तक बंद करने के आदेश भी दिए गए। मणिपुर में पिछले साल शुरू हुई हिंसा के बाद राज्य में थोड़ी शांति लौट ही रही थी कि एक बार फिर राज्य को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। इन सब की शुरुआत हुई मणिपुर में राहत शिविर से लापता महिलाओं और बच्चों के शव मिलने से, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने 3 मंत्रियों और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के दामाद समेत 6 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसा के बाद राज्य की कानून व्यवस्था एक बार फिर अब चरमरा गई, तो दूसरी तरफ राजनीतिक उठापटक भी हो रही है। मणिपुर में हुई हिंसा के बीच राज्य सरकार को समर्थन दे रही नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी भी डगमगाने लगी है और इसी के साथ राज्य का सियासी तापमान भी बढ़ गया। Things are going from bad to worse. That is the thing. But this does not mean, I'll say that, this does not mean that the party is not ready to help whichever government, that is the BJP government and the BN or anybody else, if they want our assistance in restoring normalcy in the state in whatever form, the party will definitely be provide the assistance. फिलहाल बीजेपी के एन बीरेंद्र सिंह की सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन दूसरी ओर सवाल खड़ा हो गया है कि राज्य में पहले हिंसा भड़काई गई और उसके बाद राजनीतिक तौर पर उठापटक शुरू हुई, तो क्या सरकार गिराना उपद्रवियों का मकसद था? मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद केंद्र की सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हिंसा से निपटने के लिए केंद्र इस सप्ताह सीआरपीएफ की 50 और कंपनियां भेजेगा। इससे पहले जिरीबाम जिले में हाल ही में हुई हिंसा से निपटने के लिए सीआरपीएफ की 15 और बीएसएफ की 5 सहित 20 सीएपीएफ कंपनियों को पहले ही भेजा जा चुका है। साथ ही केंद्र और अर्धसैनिक बलों के अफसरों को राज्य के हालात को जानने के लिए मणिपुर भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर को जलाने की साजिश किसकी है। ये बड़ा सवाल तो बना ही हुआ है, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि मणिपुर में कब कब क्या क्या हुआ है। 11 नवंबर को 10 कुकी उग्रवादी ढेर किए गए। इसके अलावा 16 नवंबर की बात करें तो 5 महिला और बच्चों के शव यहां पर मिले, जिसके बाद जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से उग्र वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई वो भी हमने देखी। 17 नवंबर को मैतेई प्रदर्शनकारी की मौत हुई है और इसके बाद एक बार फिर से हिंसा की जो आग है वो उठती हुई नजर आई। इस घटना के बाद तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। केंद्र सीधे सीधे इसको देख रहा है और मणिपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला। तो देखिए, जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। जो विवाद बीते साल हुआ था, एक और बार वो तस्वीर दोहराने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पुतले जलाए गए, उनके पुतले सीधे सीधे जला दिए गए और ये सवाल इसी की वजह से बन रहा है कि आखिर हिंसा की आग में कौन है जो मणिपुर को जलाना चाहता है। कई लोग अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठे हुए हैं और इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। लिहाजा आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर सुविधाएं वो भी बाधित हो रही है। केंद्र सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो 50 कंपनियां भेजेगा, यानी कि केंद्र से भी इसको लेकर के जो एक्शन है वो लिया जा रहा है और साफ तौर पर दो टूक कह दिया गया है कि जो भी है, जो भी साजिश करता है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मणिपुर की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीएपीएफ की 50 और कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से मणिपुर हिंसा की आग और भी ज्यादा धधकती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है और इसी को देखते हुए मणिपुर में सुरक्षा को और भी बढ़ाया जाएगा। सीएपीएफ की 50 कंपनियां भेजी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। 2 दिन पहले भी 20 कंपनी भेजी गई थी। तो देखिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को काबू में करने के लिए, हालातों को काबू में करने के लिए सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जो बीते कुछ दिनों से कई देशों की यात्रा पर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि ब्राजील में पीएम मोदी के साथ साथ ब्रिटिश पीएम की मुलाकात हुई है। कई मायनों में अहम ये मुलाकात ब्राजील में हुई है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात पीएम मोदी से हुई है और इस बातचीत में, इस मुलाकात में पीएम मोदी की ओर से कई अहम बातें की गई हैं, कई अहम मुद्दों को उठाया गया है। आर्थिक भगोड़ों को लेकर के यहाँ पर पीएम मोदी की ओर से जो बात है वो रखी गई है। ब्रिटेन के पीएम से यहाँ पर पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम कीर स्टारमर से मिले हैं पीएम मोदी और यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के चर्चा और बातचीत की बात निकल के सामने आ रही है। पीएम मोदी ने यहाँ पे भगोड़ों का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के सामने जो आर्थिक भगोड़े हैं उनका मुद्दा उठाया है। यानी कि जिस तरीके से, अगर दिखा रहे तस्वीरें आपको, ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं आपकी। देखिए किस तरीके से ब्रिटेन के पीएम से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। उधर मोदी और मेलोनी की भी मुलाकात हुई है। इमैनुअल मैक्रो से भी पीएम मोदी मिले। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी के साथ साथ कई देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे यहाँ पर पीएम मोदी की मुलाकात और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा।